केस नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया था, जहां पे हमने सरचार्ज की बात की थी, यूनिफॉर्म सरचार्ज की, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि सरचार्ज बेसिकली होता क्या है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो केस है हमारा, दैट इज द केस नंबर 4, और विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आप देख ही सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, सॉइल मास विद कैपिलरी, यहाँ पे फ्रिंजेस है, क्या है, कैपिलरी फ्रिंजेस विद सॉरी क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो द ग्राउंड लेवल। क्लियर हो गया। हम कौन सा केस करने जा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली कैपिलरी फ्रिंजेस का क्या मतलब होता है। कैपिलरी फ्रिंजेस क्या होता है ना, एक तरह का जोन होता है जो कि क्या होता है, अबव द ग्राउंड वाटर टेबल की बात की गई है। तो ग्राउंड वाटर टेबल तो हमारा ये हो गया। इस ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है ना, जहां पे क्या होता है कि सॉइल जो है अनसैचुरेटेड रहती है, लेकिन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये भी सॉइल क्या हो जाती है हमारी, गामा सैचुरेटेड हो जाती है। तो इसी रीजन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, कैपिलरी फ्रिंजेस वाला रीजन भी बोलते हैं। ठीक है। तो और क्या है इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट कि देखो जितनी भी टोटल ओवरऑल सॉइल है ना, वो हो भी सकता है वो सैचुरेटेड हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि वो अनसैचुरेटेड हो, या फिर क्या हो, वो पार्शियली सैचुरेटेड हो। बट ड्यू टू द रीजन ऑफ अ कैपिलरी एक्शन वो सॉइल जो है वो चेंज किस में हो जाएगी, पार्शियली सैचुरेटेड में या फिर कंप्लीटली सैचुरेटेड में। कंप्लीटली सैचुरेटेड में भी नहीं बोल सकते, बट इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंड में बोलूं, तो ये जो हमारी कैपिलरी फ्रिंजेस का रीजन होता है ना, ये क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू क्ले। क्ले में जो फ्रिंजेस की हमारी थिकनेस होती है ना, थिकनेस किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि ग्राउंड वाटर टेबल से लेकर जितनी भी ये पोर्स से लेकर ये जो सॉइल के पोर्स है, इससे ऊपर क्या होता है, पानी चढ़ता है कि नहीं। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की। अब जिन्होंने वीडियो देखी उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि कैपिलरी एक्शन किस तरह से हो रहा है। क्लियर हो गया। तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है, कि जहां पे मैंने ये बताया कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो भी हमारे पोर्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पानी को ऊपर चढ़ने में, और किस तरह से जैसे मैंने बताया था कि फांसी का फंदे से भी मैंने आपको क्लियर किया था कि कैसे कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। क्लियर हो गया। अब कैपिलरी फ्रिंजेस में भी ये क्या है कि सैंड और क्ले में दोनों में थिकनेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सैंड में बेसिकली थोड़ी कम होगी और क्ले में क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी हमारी क्या, कैपिलरी फ्रिंजेस रीजन। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज की भाई देखो, सैंड और क्ले में क्यों होगी, कई बार क्वेश्चन भी पूछते बच्चे। जब हम बोलते हैं ना सैंडी सॉइल को, सैंडी सॉइल की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े पोर्स होंगे। इन बड़े बड़े पोर्स से मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई है कि जो भी हमारी कैपिलरी एक्शन होता है वो बिकॉज ऑफ दी जो भी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स होता है। अब इन रेडियस से क्या होता है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। जितना कम हमारा रेडियस होगा उतनी ज्यादा ही क्या होगी, हमारी हाइट ऑफ द कैपिलरी होगी। ये चीज मैंने आपको पहले उस वीडियोस में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो सैंड में क्या है कि सैंडी क्ले में बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि लार्जर द पोर्स, क्या लिख सकते हैं, लार्जर द पोर्स लेस विल बी द कैपिलरी एक्शन। तो जब लेस कैपिलरी एक्शन होगा तो ये जो पानी है ये पूरा नहीं चढ़ेगा, ये कितना चढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा चढ़ेगा, ज्यादा नहीं चढ़ेगा। लेकिन इन द क्ले में क्या होता है कि जो भी हमारी थिकनेस होती है, किसकी, जो भी हमारी फ्रिंज की थिकनेस होती है ना, वो जनरली क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ज्यादा, क्योंकि क्ले के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, ज्यादा फाइन होते हैं। ज्यादा फाइन होते हैं तो उनका जो रेडियस होता है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच, क्या इन दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस जो है बेसिकली वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे सैंडी सॉइल में। दैट इज वाई यहाँ पे पानी क्या है, पानी की हाइट जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। तो यहाँ पे हमारे क्या बोल सकते हैं कि फाइन पोर्स मोर विल बी द कैपिलरी, मोर विल बी द कैपिलरी। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी कि फ्रिंजेस क्या होता है, राइट। फ्रिंजेस के बारे में आपको पता लग गया कि सैंडी और क्लेई सॉइल में किसमें ज्यादा आपको कैपिलरी फ्रिंजेस देखने को मिलेगा, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया ये। सेकंड ऑफ ऑल, जब हम केस 4 कर रहे हैं ना, तो सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंजेस ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो द ग्राउंड लेवल। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मान लो कि ये हमारा क्या एक तरह का सॉइल का वो है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है। बट ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन यहाँ पे पानी जो है क्या करेगा, ऐसे ऐसे वॉइड्स के थ्रू ऊपर चढ़ेगा, राइट। मेनिस्कस बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या करेगा, पानी ऊपर राइज करेगा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हमें टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है, और इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन से, ए बी सी पे बात करनी है, ठीक है। तो ए बी सी के लिए ये सारा कुछ है, यहाँ पे मैंने बना दिया। अच्छा, बेसिकली जब टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो जो भी ऊपर है वो सारा टोटल स्ट्रेस होगा। तो ए पॉइंट के ऊपर क्या होगा, बताओ टोटल स्ट्रेस क्या होगा। हमें सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दिस वन, हमको पहले ये फिल करना है, फिर उसके बाद ये ड्रॉ करना है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा ए पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू 0। बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, बताओ, एच सी इंटू, यस डेफिनेटली यहाँ पे गामा बल्क की जगह क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन की वजह से यहाँ का जो हमारा सॉइल है वो क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो एच सी मल्टीप्लाई बाय गामा सेट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच सी मल्टीप्लाई बाय गामा सेट विल बी द आंसर फॉर द बी। बी का क्या है, टोटल स्ट्रेस हमारे पास एच सी गामा सेट, ठीक है। तो सी पे क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ की नीचे की सॉइल को है गामा सैचुरेटेड एज वेल एज द गामा सबमर्ज्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एच सी प्लस एच इंटू गामा सेट, एच प्लस एच सी मल्टीप्लाई बाय गामा सेट विल बी द आंसर, राइट। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। अब अगर इसका मुझे ड्रॉ करना पड़े, क्या ड्रॉ करना पड़े, इसका आगे जब मुझे प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना पड़े तो मैं क्या किस तरह से करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि टोटल स्ट्रेस हमारे यहाँ पे टॉप पे क्या है, 0 है,
और बढ़ते बढ़ते नीचे कितना आ रहा है हमारे पास एच इंटू एच सी इंटू एच गामा सेट एच प्लस एच सी गामा सेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, राइट। तो ये क्या है हमारे पास प्रेशर डायग्राम है फॉर द टोटल स्ट्रेस, राइट। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे आपने डिफरेंट क्यों नहीं लिया है, आपने सिंगल लाइन ही क्यों ली है। देखो इन दोनों के ना हमारे को वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, स्लोप की, क्योंकि हर ट्रायंगल का अलग अलग स्लोप होता है। तो यहाँ तक क्या है इसकी, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी, दैट इज एच सी गामा सेट है। तो यहाँ तक वैल्यू क्या है इसकी, एच सी गामा सेट है। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब इसकी स्लोप क्या है बताओ, इसकी स्लोप क्या है, ये एच है, ये एच सी गामा सेट है, तो ये क्या हो जाएगी, गामा सेट हो जाएगी, राइट। अब ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट तो एच सी गामा सेट हो गया है ना, प्लस क्या है एच इंटू गामा सेट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास एच इंटू गामा सेट, और ये क्या है हाइट एच, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज द गामा सेट। तो दोनों की गामा सेट ही गामा सेट है, तो इट विल नॉट बी चेंज, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा पोर वाटर प्रेशर पे, ठीक है। अब ये ना बाकी केसेस से क्या है, काफी ज्यादा अलग है, ठीक है। बाकी केसेस से क्यों अलग है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो भी एट द टॉप पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा पोर वाटर प्रेशर एट द टॉप। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि एट दी टॉप जो पोर वाटर प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि दो स्ट्रेस लगते हैं, ड्यू टू द हमारी टेंशन की वजह से, दूसरा किसकी वजह से लगता है हमारे पास, ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द वाटर, है कि नहीं। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की थी। अब ये चीज उनको पता लग रही होगी जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी, उनको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इस पानी में टॉप पे जो है ये वाला प्रेशर रहता है, दैट इज द माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, ठीक है। और इन बिटवीन क्या रहता है जीरो, और एट दी बिलो द वाटर टेबल क्या रहेगा, एच गामा डब्ल्यू रहेगा। क्लियर हो गया इतना, इस तरह से रहेगा। तो पोर वाटर प्रेशर हमारा टॉप पे क्या रहेगा, दैट इज द माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, क्या बोल सकते हैं, माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, राइट। और यहाँ पे जहां पे ग्राउंड वाटर है वहां पे क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल क्या रहेगा, दैट विल बी एच इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। इस तरह से मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो में अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर किसी को नहीं लग रहा है ना पता, तो वो जाके वीडियो देखो, ठीक है, उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि एच सी गामा डब्ल्यू जो है हमारा कहाँ पे है, टॉप पे माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे, राइट। और फिर नीचे कितना है, एच गामा डब्ल्यू है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ा सा वीडियो है, आप उसको जाकर एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करना चाहे तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टॉप पे तो है माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, ठीक है, और नीचे कितना है, दैट इज द एच गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे कितना है, दैट विल बी एच सी गामा डब्ल्यू माइनस एच सी गामा डब्ल्यू माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, और बिटवीन में क्या है जीरो, और नीचे क्या है एच गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया किस तरह से हमने पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट किया। अब टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इन दोनों को माइनस करना है कि नहीं, इससे इसको माइनस करेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, जीरो माइनस माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा वो प्लस एच सी गामा डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। एच सी गामा सेट माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच सी गामा सेट आ जाएगा। क्लियर हो गया किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी एच, यहाँ पे हम बड़ा एच लेंगे, क्या लेंगे इसको, बड़ा एच लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी बड़ा एच, ठीक है। एच सी से कर रहे हैं ना, तो एच एच बड़ा एच, यहाँ पे भी कैपिटल एच लिखना, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एच प्लस एच सी गामा सेट माइनस एच गामा डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, एच एच गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच सी गामा सेट आ जाएगा, राइट। और क्या बच्चा हमारे पास एच एंड एच गामा डब्ल्यू, गामा सेट है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस एच गामा समझ। अच्छा ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, ये चीज आपको पता है किस तरह से निकालनी है, राइट। तो जब हम इसे करेंगे तो प्लस एच सी गामा डब्ल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे एच सी गामा डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जीरो माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे आएगा एक, क्या आएगा हमारे पास, एच सी गामा डब्ल्यू पहले से आ जाएगा, दैट इज द एच सी गामा डब्ल्यू पहले से आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एच सी गामा डब्ल्यू यहाँ तक है, फिर उसके बाद एच सी गामा सेट, क्या है ये, एच सी गामा सेट, एच सी गामा डब्ल्यू, फिर क्या है, एच सी गामा सेट है, तो एच सी गामा डब्ल्यू यहाँ तक तो है, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द एच सी गामा डब्ल्यू, फाइंड आउट क्या करना है, मतलब लिखना है एच सी गामा डब्ल्यू, फिर यहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमारा एच सी गामा डब्ल्यू हो गया, राइट। यहाँ तक क्या है हमारे पास, एच सी गामा डब्ल्यू है, और यहाँ से गामा डब्ल्यू है, ठीक है। सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, दैट इज द एच सी गामा डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है, प्लस एच, क्या है यहाँ पे, एच सी गामा डब्ल्यू, एच सी गामा सैचुरेटेड, ठीक है, एच सी गामा सैचुरेटेड है। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, दैट इज द एच गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनाना है आपको, दैट इज द एच गामा सबमर्ज्ड बनाना। जो गामा सबमर्ज्ड है ना, यहाँ पे देखो कि जो गामा सबमर्ज्ड है वो किसके बराबर है, दैट इज द गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। गामा सैचुरेशन को एक साइड लिख लो, तो गामा सैचुरेशन विल बी इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा डब्ल्यू, राइट। अब दोनों में क्या करो, एच सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एच सी इक्वल्स टू गामा सेट इज इक्वल्स टू एच गामा सबमर्ज्ड प्लस एच गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, एच सी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एच सी आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एच सी गामा सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कौन सा है, एच सी गामा डब्ल्यू, एक कौन सा एच सी गामा सबमर्ज्ड है।
इतना क्लियर हो गया किस तरह से आया हमारे पास ये? तो हम क्या लिख सकते हैं कि एच सी गामा सेट को वी कैन डिवाइड इनटू एच सी गामा सबमर्ज्ड प्लस एच सी गामा डब्ल्यू। तो एच सी गामा सेट को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्या एच सी गामा डब्ल्यू, एच सी गामा डब्ल्यू, और दूसरा कौन सा है एच गामा समर्ज्ड में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कई बार पूछते हैं कि लोग सर ये तो एच सी गामा सेट है और यहाँ पे गामा समर्ज्ड है तो स्लोप कैसे सेम हो गया? आपको देखना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्लोप देखनी है। तो इसकी जब स्लोप देखेंगे तो वो क्या आएगा, एच एच सी, यहाँ पे भी क्या है एच सी गामा डब्ल्यू है, तो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, गामा समर्ज्ड बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, दैट विल बी ऑल्सो गामा समर्ज्ड। क्लियर हुआ किस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया? टोटल प्रेशर, आपको टोटल स्ट्रेस किस तरह से निकालना है, पोर वाटर प्रेशर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको वीडियोस में क्लियर की है, अगर किसी को नहीं भी आइडिया है तो वो जाके वीडियोस जरूर देखे, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, राइट। और यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, दैट इज एच सी गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया कि देखो एच सी गामा डब्ल्यू और एच सी गामा समर्ज्ड है, दोनों में स्लोप देखनी है तभी आप चेंज करोगे स्लोप, अदरवाइज अगर स्लोप सेम है, गामा समर्ज्ड है तो देयर विल बी नो चेंज इन स्लोप। जैसे कि गामा सेट था, गामा सेट यहाँ पे भी रहेगा, तो वैसे क्या है स्लोप भी यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज नहीं होगी, और ओवरऑल जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो भी पता लगे आपको किस तरह से निकालना है। तो केस नंबर 4 ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कैपिलरी फ्रिंजेस के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन कर देगा। क्लियर हो गया जो भी मैंने बोला कि हमने क्या किया यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का, कैपिलरी फ्रिंजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी सॉइल है ना, अब देखो यहाँ पे भी सॉइल है और यहाँ पे भी सॉइल है, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये जो सॉइल है ये क्या होगी है, ड्राई से हमारी सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगी, राइट। अब क्या है कि जैसे हमने किसमें देखा था, पहले देखा था यहाँ पे, अगर जो मैं दोबारा से दिखाऊं आपको कि अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, जैसे कि हमने सरचार्ज में देखा था कि सरचार्ज में क्या आता है, एक तरह का रेक्टेंगल आता है, दिखाया था कि नहीं, है ना। तो क्यू क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है जो कि यहाँ पे आता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपको क्या है कि कैपिलरी एक्शन में भी एक तरह का क्या बन रहा है, एच सी गामा डब्ल्यू का सरचार्ज की तरह एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे पानी था, अब मान लो कि वो पानी जो है यहां तक भर गया है, ठीक है, पानी यहां तक भर गया है, तो अब जो हमारा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, दैट इज द एच सी इंटू गामा, एच सी प्लस एच इंटू गामा समर्ज्ड, राइट, गामा सैचुरेटेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एच सी गामा सॉरी एच सी प्लस एच क्या होगा यहाँ पे, एच सी प्लस एच गामा सैचुरेटेड हमारे पास रहेगा। ठीक है, और हमारा जो एच सी गामा डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला ट्रायंगल बचेगा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल बचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जी वाटर का राइज हो जाता है तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको डिक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे ड्यू, अच्छा जो ये चीज मैंने वीडियो में भी आपको पहले बताई थी कि क्या करता है कि अच्छा यहाँ पे आप पूछोगे सर यहाँ पे तो हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, इससे ऊपर तो कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कैसे आ गई। देखो ये चीज हमने कब बताई थी, जब हमने आपको बताई थी, देखो यहाँ पे प्लस एच सी गामा डब्ल्यू आ रहा है, तो ये चीज कब बताई थी, वीडियोस में बताई थी कि एक दो सॉलिड्स है ना, ड्यू टू द मेनिस्कस क्या करता है, ये एक दूसरे को पुल करता है, तो जब ये पुल करता है तो एक हमारे को क्या मिलती है, यहाँ पे एक स्ट्रेस मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बताया था वैसे ही क्या यहाँ पे एच सी गामा डब्ल्यू जो है यहाँ पे है। क्लियर हो गया आपको कि कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पे क्या है कि हमारी सॉइल गामा सैचुरेटेड है, और यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो जनरली क्या देखने को मिल रहा है, बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। अगर पानी हमारा टॉप लेवल तक होता है तो वहां पे क्या होता है, एच सी गामा डब्ल्यू का जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से चला जाता है, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस उस केस में क्या हो जाता, कम हो जाता। क्लियर हो गया इतनी चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चाहे तो इसको नोट पॉइंट में भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे देख लो क्या बोलना चाह रहा है, जो इफेक्ट जो कैपिलरी एक्शन है सरचार्ज जैसा ही काम करता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का नेगेटिव पोर प्रेशर है कि नहीं, है ना। नेगेटिव पोर प्रेशर क्या होता है, वहां पे क्रिएट होता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे बेसिकली क्या बढ़ता हमारा इंक्रीज होता है। क्या बोलना चाह रहा था, इफेक्ट ऑफ अ कैपिलरी एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ सरचार्ज एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेस बाय इंक्लूडिंग द नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। और क्या बोल रहा है कि अगर वाटर टेबल जो है हमारा कहां पे फुली सैचुरेटेड होता, ग्राउंड सरफेस पे होता, तो वाटर टेबल की वजह से क्या होता, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा वाटर टेबल है ना, अब वाटर टेबल वही चीज जो मैंने ऊपर बताई है वही चीज यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखी है मैंने, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस यही समझ लो कि देखो पोर वाटर प्रेशर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या होगा, और हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर की वजह से, सॉरी सॉइल वाटर वुड हैव डिक्रीज्ड पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज, हमारे को क्या बोलना चाह रहा है ये नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। इसको क्या है ना, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपने गए होंगे गोवा वगैरह के बीचेस में गए होंगे, वहां पे आपने क्या देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रहते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं बता। तो इस तरह का एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है आपको ये समझने के लिए कि किस तरह से हम बात करने वाले। क्लियर, कैपिलरी एक्शन का भी इसमें पता लगेगा। सेकंड ऑफ ऑल कि आपने ऐसे बीचेस, बहुत सारे बीचेस देखे होंगे, उस बीचेस में कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि एक पार्ट जो बीचेस का रहता है ना, वो वहां पे हम मतलब चलना भी हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या होता है कि वहां पे आप बाइक भी चला सकते हो, वहां पे आपने देखा होगा लोग दौड़ते भी है, रन भी करते हैं,
तो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे जो है हम 3-4 जोन में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए। पहली चीज कि जहां पे हमें चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहां पे जो भी हमारे क्या होती है, जो भी सॉइल होती है, बेसिकली जो सैंड होती है, वो बेसिकली क्या होती है, एक तरह की लूज कंडीशन में होती है, ड्राई कंडीशन में होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां पे चलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन होता है, देखो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा होगा। वाटर क्या है, यहाँ ये लेवल है हमारा क्या, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी वाटर होगा वो भी क्या करेगा, बेसिकली थोड़े से कैपिलरी एक्शन से राइज करेगा। अब ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी कि भाई मेनिस्कस बनता है और सैंड में इतना ज्यादा रिलेटिवली क्ले के नहीं चढ़ता है, हमारा कैपिलरी फ्रिंजेस जो होती है वो इतना ज्यादा थिकनेस नहीं प्रोवाइड करता है सैंड में, लेकिन क्ले वो ज्यादा प्रोवाइड करता है हमारा कैपिलरी फ्रिंजेस। ये चीज आपको मैंने पहले क्लियर की थी। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि इतना ज्यादा राइज नहीं करेगा, तो कुछ पार्ट जो है सॉइल का वो बेसिकली क्या रहता है, ड्राई रहता है, और बाकी का पार्ट जो है ड्यू टू द इंटरकनेक्टेड मॉलिक्यूलर, जो इंटरकनेक्टेड हमारे वर्ड्स होते हैं ना, उसकी वजह से क्या है कैपिलरी रिएक्शन देखने को मिलता है। कुछ पार्ट तो आपका क्या होता है, पार्शियली क्या रहता है हमारा, सैचुरेटेड रहता है। तो ये पार्ट जो है मान लो ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, क्या इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड ड्यू टू द कैपिलरी राइज। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा बेसिकली जब मैंने आपको बताया था तो मैंने एक और चीज बताई थी कि क्या होता है कि दो सोयल सॉलिड्स जो है ड्यू टू द ये कैपिलरी एक्शन की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुल करते हैं। अब ये चीज आपको अच्छे क्लियर किसको हो रही होगी, जिन्होंने वो वाली वीडियो को सच में रेफर किया होगा, पढ़ा होगा उसको, ठीक है। अब वहां पे क्या बोला था कि देखो एक दूसरे को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, एक सैंड में आपको देखने को मिलेगा एक तरह का क्या, स्ट्रेंथ। अब जब एक दूसरे को पुल करेंगे ना, कैपिलरी एक्शन जब यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, एक गुड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इस पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, एक गुड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से, इसकी वजह से बेसिकली कैपिलरी रिएक्शन की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आप ना चल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली चल सकते हो। दूसरा क्या, यहाँ पे बाइक वगैरह होती है वो भी आप आराम से चला सकते हो। तो ये वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे, कहां पे, बीचेस की बात कर रहा हूं मैं, राइट। और यहाँ पे आप बाइक वगैरह नहीं चला सकते हो, धंसने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कोई दूसरी गाड़ियां चाहिए होती है। तो ये वाला जो हमारा जोन है ना, ये होता है हमारा कौन सा, कैपिलरी जोन। इट इज अ कैपिलरी जोन। अच्छा इस जोन में बेसिकली हमारे को क्या मिलती है, अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। और मैंने बोला था कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, अगर हम बात करेंगे कैपिलरी जोन की, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बेसिकली क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब इसका इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो इसके फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि जब हम उसकी बात करते हैं ना शेयर स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे कोहेजन प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की थी कि नहीं, है ना। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस पार्ट की जो शेयर स्ट्रेंथ रहती है वो रिलेटिवली क्या रहती है, हाई रहती है कि नहीं। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की थी। क्या है, कोहेजन है, सी है, सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस 10 इंटू इंटरनल एंगल। तो यहाँ पे हमारे को स्ट्रेंथ क्या है, जनरली ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, इसकी रेसिप्रोकल उल्टी क्या मिलेगी, पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर हो गया। अच्छा जब भी आप पानी में, जब भी आप कहीं गए होंगे ना, आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही यहाँ पे खड़े होते हो ना, आप यहाँ पे पानी के पास यहाँ पे जैसे खड़े होते हो, तो जब भी वेव आती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे नीचे से जमीन जो है वो चली गई है, थोड़ी सी मतलब जमीन डाउन होगी, ऐसा लगता है कि नहीं। जिनको पता है वो, जिनको मतलब जिन्होंने ये, अब ये तो महसूस करने वाली बात है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। अभी नहीं गए वो गोवा, तो कभी जाएंगे अपने, मतलब जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद चल जाना। फिर देखना कि वहां पे क्या है कि आप जब भी यहाँ पे खड़े हो जाओगे ना, आपको क्या लगेगा कि आपके नीचे से थोड़ी सी क्या है, जमीन खिसक गई है। तो जैसी वेव आएगी, जब वेव आती है तो ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, बेसिकली क्या है कि जैसे हमने बोला कि देखो सबसे पहले ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो हाई मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, ड्यू टू द एच सी गामा डब्ल्यू, जो कि हमारे पास जैसा कैसा है, हमारे पास है क्यू की तरह, हमारे पास एक तरह का बनता है कि नहीं, सरचार्ज की तरह बनता है हमारे पास। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे बेसिकली क्या है, हाई है। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस है कि नहीं, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है हमारे पास, हाई है। अब मैंने बोला कि कैपिलरी एक्शन जो है आपको तभी मिलेगा जब आपका क्या है, एक सर्टेन लिमिट से नीचे है, ठीक है। अब मान लो कि एच सी गामा डब्ल्यू जो है वो तुम्हारे पास है कहां पे, कैपिलरी जोन में। याद करो नीचे जो मैंने बनाया था कैपिलरी जोन, यहाँ पे देखो ये है वो पॉइंट, कौन सा है वो, कैपिलरी जोन, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है वो कैपिलरी जोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको ये वाला कौन सा हमारा कैपिलरी जोन है, तो ये कैपिलरी जोन है, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे भी वो कैपिलरी जोन है, अब यहाँ पे भी जो कैपिलरी जोन है, इस कैपिलरी जोन में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मान लो कि ग्राउंड वाटर टेबल, अगर ये है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल और ये है हमारा क्या, ग्राउंड लेवल, तो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन यहाँ के सॉलिड्स जो है वो अच्छे से पकड़े हुए, राइट। अब पानी एक्स्ट्रा आ रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल कहां को बढ़ रहा है, वो राइज हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर टेबल कहां को हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ग्राउंड लेवल की जगह पे क्या आएगा, ग्राउंड वाटर टेबल आ गया, जिसकी वजह से ये जो सारा कैपिलरी का इफेक्ट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, पहले ही बता दी थी मैंने ये चीज आपको, ठीक है, कि यहाँ से लेकर वाटर अगर जो यहाँ तक पहुंच जाए तो बेसिकली क्या होगा, जो ये एच सी गामा डब्ल्यू होगा ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपके पास बचेगा, ठीक है। कब, जब वाटर हमारा राइज कर जाएगा अप टू द पॉइंट ए तक। क्लियर हो गई इतनी सी बात। तो ये जो एच सी गामा डब्ल्यू है ना, ये यहाँ से हट जाएगा,
है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे बताई। इसी वजह से क्या होता है, ये वाला फिनोमेना और ये वाला इफेक्ट जो है आपको बीचेस में देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, कैपिलरी जोन की वजह से जो भी हमारी गुड स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज द तो मतलब इसी वजह से क्या है कि हमारा जो रेक्टेंगल है कौन सा, एच सी गामा डब्ल्यू का है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास ट्रायंगल बचेगा। तो ये जो रीजन है, ये है इसके पीछे का रीजन। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब जब जाओगे तो बताना अपनी वाली को कि भाई ये है रीजन इसकी वजह से, ताकि उसे भी लगे कि आप क्या हो, एक तरह के ISO, राइट। ये समझ में आया आपको किस तरह से मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 बेसिकली क्या बोलता है ना, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सरचार्ज। क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज। सरचार्ज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है ना, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, राइट। क्या है हमारा, या तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा क्या है, एट अ ग्राउंड लेवल है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, सॉइल इज सबमर्ज्ड, सॉइल इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, केस नंबर 5। अच्छा, केस नंबर 5 पढ़ने से पहले ना हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एनालॉजी। क्या बोलते हैं हम, एनालॉजी। अच्छा, एनालॉजी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ना समानता, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, समानता बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं किसी चीज से तुलना करना। क्या बोलते हैं, तुलना करना। ये बेसिकली क्या है कि जहां हम दो अलग अलग चीजों के बीच में अगर सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं ना, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर समझना है तो किसी और ऐसी चीज से कंपेयर करते हैं जो कि हमें इजीली क्या है, समझ आ सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। क्या बोला मैंने कि केस नंबर 5 पढ़ने से पहले आपको 2-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्लैरिफाई कर देता हूं कि एनालॉजी का मतलब क्या है, समानता या फिर तुलना। मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में अगर हमें सिमिलैरिटी देखनी है तो यूजुअली क्या करते हैं हम कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए किसी ऐसी चीज से कंपेयर करते हैं जो कि हमें इजीली क्या हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके। क्लियर हो गया एनालॉजी का मतलब। दूसरा, एनालॉजी में ना हम एक और चीज पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड है, दैट इज द स्प्रिंग एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे हम, स्प्रिंग एनालॉजी। ये केस नंबर 5 से रिलेटेड है, ठीक है। स्प्रिंग एनालॉजी मतलब स्प्रिंग एनालॉजी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि सॉइल किसी और मटेरियल के बिहेवियर को समझने के लिए ना हम स्प्रिंग के जैसे मॉडल बनाते हैं। क्या करते हैं हम कि स्प्रिंग एनालॉजी हम जब, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी सॉइल लेंगे ना, उस सॉइल को किसी और मटेरियल के बिहेवियर, किसी और मटेरियल के जो भी बिहेवियर है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जैसे मॉडल को बनाते हैं। अब ये एनालॉजी मेनली क्या डिफाइन करती है, ये करती है डिफॉर्मेशन को डिफाइन। क्या करती है, डिफॉर्मेशन को। और क्या करती है, अभी समझ में आ जाएगा, सेटलमेंट को करती है, या फिर किसको करती है, वो स्टिफनेस को करती है, स्टिफनेस को करती है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग एनालॉजी का मतलब होता है कि सॉइल की ना किसी और मटेरियल के बिहेवियर, ये जो हमारा सॉइल है हम क्या करना चाहते हैं, किसी और मटेरियल के जो बिहेवियर है ना उसको समझने के लिए हम स्प्रिंग एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्प्रिंग जैसा एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या होगा, ये एनालॉजी मेनली क्या डिफाइन करेगी, ये डिफाइन करती है हमारे डिफॉर्मेशन, सेटलमेंट या फिर स्टिफनेस। इन सबको अगर हमें समझना है तो हम किससे समझ सकते हैं, स्प्रिंग एनालॉजी समझ सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, एक सॉइल का एलिमेंट है ना, अब इस सॉइल के एलिमेंट पे जो भी हमारा लोड, मतलब मान लो कि सॉइल एलिमेंट जो है ना, ये किसी लोड के अंडर क्या है, कंप्रेस हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। अगर ये कंप्रेस हो रही है ना, तो हम ना इसको एक स्प्रिंग जैसे इमेजिन कर सकते हैं। किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एक स्प्रिंग जैसे इमेजिन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर एक सॉइल है ना, जो तो सॉइल एलिमेंट पे कोई भी लोड लग रहा है, तो अंडर द कंप्रेशन जो भी चीज उसमें हो रही होगी ना, वो हमें पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को अज्यूम करते हैं। अब इस स्प्रिंग में क्या होगा कि स्प्रिंग का जो भी हमारा स्टिफनेस होगा, यानी स्प्रिंग का स्टिफनेस किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी इस पे फोर्स लग रहा होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी चेंज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला कि देखो जो भी हमारा सॉइल है, सॉइल कोई भी एलिमेंट ले लिया, उस सॉइल के एलिमेंट पे कोई भी वो मान लो कि वो जो सॉइल है वो किसी कंप्रेशन पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्प्रिंग को इमेजिन करेंगे। अब जो भी चीज सॉइल में हो रही होगी ना, वो हम स्प्रिंग को लेके चलेंगे। हम बोलेंगे कि स्प्रिंग की स्टिफनेस किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है ना, स्प्रिंग का जो भी हमारा स्टिफनेस है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी स्प्रिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चीज मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छे से बताई थी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ई है, ठीक है। लेकिन हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिफनेस को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स क्या है, जो भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा, यानी सॉइल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी लोड लग रहा है हमारी सॉइल पे, हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब जो भी डिफॉर्मेशन किसमें होगी, जो भी डिफॉर्मेशन हमारी स्प्रिंग में होगी, यानी स्प्रिंग पे होगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को सेटलमेंट। क्या कर रहा है वो रिप्रेजेंट, सेटलमेंट या फिर स्ट्रेन इन द सॉइल, स्ट्रेन इन द सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है।
समझ में आया छोटी सी चीज क्या है? तो इसका बेसिकली फॉर्मुला क्या होता है? फॉर्मुला बेसिकली इसका ये है कि फोर्स इज इक्वल टू द स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय द चेंज। क्या बोल सकते हैं? ये किसके लिए? हमारे पास स्प्रिंग के लिए। ये क्या है हमारे पास? स्प्रिंग के लिए। और सॉइल के लिए क्या होता है? दैट इज द टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय ई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल या फिर मटेरियल के लिए बात करेंगे। इसके लिए करेंगे सॉइल या फिर मटेरियल के लिए बात करेंगे। इतना समझ में आया हमने क्या बोला? ठीक है। बेसिकली अगर जिसको कंपाइल करूं तो क्या बोल सकता हूं कि कोई भी क्या है कॉम्प्लेक्स सॉइल का जो बिहेवियर है उसको समझना जो है इजी हो जाएगा अगर हम स्प्रिंग एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सॉइल का जो मॉडल होगा वही हमें क्या दिखाएगा? स्प्रिंग एनालॉजी के साथ। वैसे बेसिकली क्या होता है ना, जो भी हमारा सॉइल होता है ना, वो ना बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखाता है स्प्रिंग के साथ। इसके साथ दिखाता है? स्प्रिंग के साथ। इसीलिए हम कौन सी चीज पढ़ते हैं? दैट इज द स्प्रिंग एनालॉजी। क्यों पढ़ते हैं हम स्प्रिंग एनालॉजी? ताकि हम सॉइल के जो भी बिहेवियर है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। हम क्या करेंगे? जो भी सॉइल में कंप्रेशन वगैरह हो रहा होगा वो सब हम स्प्रिंग में इमेजिन करेंगे और हम स्प्रिंग के लिए निकालेंगे। जब हम स्प्रिंग के लिए निकालेंगे ना, वही सेम चीज जो क्या होगी हमारे को, जैसे स्टिफनेस है तो स्टिफनेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर स्टिफनेस ऑफ द सॉइल। ठीक है। फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो भी लोड लग रहा है सॉइल पे वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और वैसे ही क्या है, जो भी चेंज है वो स्प्रिंग में जो भी चेंज होगा वो हमारे कौन दिखाएगा? सॉइल में जितना भी हमारा सेटलमेंट है वो सब हमारे को क्या दिखाएगा? स्प्रिंग का चेंज। क्लियर हो गया इतना चीज जो भी मैंने बोली आपको है? यहां पे हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे? केस नंबर द एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज व्हेन ग्राउंड वाटर इज एट द ग्राउंड लेवल, या फिर क्या बोल सकते हैं? सॉइल इज सबमर्ज्ड। क्लियर हो गया? एनालॉजी का मतलब समझ आ गया, संभालना या तुलना करना किसी के साथ। और हमने क्या बोला कि सॉइल को पढ़ने के लिए बेसिकली स्प्रिंग के बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हम स्प्रिंग एनालॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने किया है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। यही चीज मैंने यहीं पे लिखी है। ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि देखो स्प्रिंग एनालॉजी का क्या मतलब है? इट मींस टू अंडरस्टैंड द सॉइल और एनी अदर मटेरियल behavior we will use the string like a model। ठीक है। this analogy is used to understand mainly deformation settlement and stiffness of the soil। ठीक है। क्या बोल रहा है? स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? सॉइल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्टिफनेस फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है? अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग। जो भी फोर्स हमारी स्प्रिंग पे अप्लाइड हुई वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी सॉइल पे लगने वाला लोड। डिफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्प्रिंग का सेटलमेंट इन दी सॉइल या फिर स्ट्रेन इन दी सॉइल। क्लियर हो गया? फॉर्मुले, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले यहाँ पे लिख दिए मैंने। ठीक है, कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? दो फॉर्मुले। अच्छा, स्प्रिंग एनालॉजी में ना अब हम यहां से पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला केस क्या है हमारा? केस देख लो यहाँ पे। सबसे पहला क्या केस क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। केस नंबर हमारा 1 है। कौन सा? कि हम जब देख रहे हैं व्हेन सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली। ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि हम किसको देख रहे हैं? हम कि पहले जो हमने सरचार्ज किया वो एकदम से लगा दिया। ठीक है। हमने उसको टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी, और हमने एकदम से लगा दिया। ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट केस? फर्स्ट केस क्या है? कि व्हेन स्प्रिंग इज अप्लाइड सडनली। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हम अब यहाँ पे देख के समझेंगे चीजें। ठीक है। कि यहां से लगने वाला क्या है? एक सरचार्ज है। ठीक है। अभी सरचार्ज क्या है? ये पूरा ये जो पूरा मॉडल है इसको समझ लो क्या है। बेसिकली क्या है ना कि ये बिल्कुल बंद है। ठीक है। ये एक बंद कंटेनर है और ये है अलग से प्लेट लगाएगी। राइट। अब ये प्लेट क्या है? ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं? सरचार्ज लगा रहे हैं। तो ये प्लेट जो है ये मूवेबल प्लेट है। ठीक है। इट इज अ मूवेबल प्लेट। समझ में आया? और इसमें छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे मैंने दिखाया बड़े बड़े है कितने? ये बहुत छोटे छोटे पोर्स है। ठीक है। बहुत छोटे छोटे पोर्स है, हमने वैसे बनाई। ठीक है। और क्या है फिर? ये अटैच्ड है इसके नीचे से और ऊपर से स्प्रिंग से अटैच है। क्लियर हो गया क्या हमारे पास मॉडल है? यहाँ पे देख लो कि देखो मूवेबल प्लेट है, दूसरा ऊपर से सरचार्ज लग रहा है, और सबसे पहले क्या है यहाँ पे? दूसरा क्या है? यहाँ पे पीजोमीटर लगा दिया। इट इज अ पीजोमीटर। क्या है यहाँ पे? ये है पीजोमीटर। पीजोमीटर, यहाँ पे हमने पीजोमीटर लगा दिया। ठीक है। तो पीजोमीटर क्या कैलकुलेट करता है? ओनली प्रेशर कैलकुलेट करता है ना? ये चीज आपको पहले पता है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले दो चार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे पहले कि पीजोमीटर में क्या कोई राइज होगा? अभी तुम्हारे को क्या लग रहा है कि पीजोमीटर में कोई राइज होगा? और ये क्या है? अंदर वाटर है। ठीक है। ये अंदर क्या है? वाटर है। ठीक है। बताओ मुझे, पीजोमीटर में कोई राइज होगा? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक राइज होगा। वो कौन सा राइज होगा? दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। क्या होगा वो? हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर। ठीक है। सबसे पहला राइज कौन सा होगा? पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि यहां तक पानी है तो पीजोमीटर भी यहीं तक पानी के लिए वो हमारे को दिखाएगा। इतनी चीज क्लियर होगी हमारे पास क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर है, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। क्लियर हो गया? अब क्या करो कि अभी अभी जब हम इस पूरे मॉडल को देख रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि क्या अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट या सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपको? मैं पूछ रहा हूँ कि इस क्यू की वजह से आने वाला जो भी सेटलमेंट है, इस मॉडल को देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट आएगा? बताओ बताओ। ये जो हमारे पोर्स है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या अभी कोई सेटलमेंट देखने को मिलेगा?
द आंसर इज नो, यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, इसमें सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा, पानी तो यहाँ से निकल जाएगा, इसके पोर से बाहर निकल जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पानी जो है वो एकदम से नहीं निकल जाएगा, ठीक है, वो टाइम लेगा, थोड़ा सा क्या लेगा, वो टाइम लेगा। तो एट एनी इंस्टेंट जहां पे हम एट टाइम 0 पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा बेसिकली, देर विल बी नो क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी स्प्रिंग पे कोई भी हमारे को फोर्स ट्रांसफर होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा पानी है वो पहले तो बाहर नहीं निकलेगा, दूसरा जो भी हमारा पानी होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जैसी जैसे इस पे क्यू लगा ना, वो सारा का सारा ट्रांसफर कहाँ होगा, वो सारा का सारा ट्रांसफर होगा इस पानी में, ठीक है। ये पता कैसे है, जैसे कि हम सॉइल में बात करते हैं, तो सॉइल में हम कैसे बात करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, या तो उसके सॉलिड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस उसके पानी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये चीज होती है कि नहीं, ये आपको पता है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि सॉलिड में होती है और फिर पानी में होती है। बिल्कुल सेम उसी तरह से क्या है कि स्प्रिंग भी लगा रखे हैं, तो स्प्रिंग क्या करेंगे, एज अ एक्ट ऑफ अ सॉलिड एक्ट करेंगे, और जो पानी है, पानी तो पानी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, पानी जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। कभी देखा है आपने कि पानी को आप बहुत ज्यादा दबाओगे, बहुत ज्यादा इनकम्प्रेसिबल होता है पानी, ठीक है। ये चीज मैं आपको फ्लूइड में अच्छे से क्लियर करूंगा कि किस तरह से आप पानी को इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हैं, लेकिन अभी अंडरस्टैंड करने के लिए ये सोच लो कि पानी क्या इनकम्प्रेसिबल है। तो आप पूछोगे सर ये सारा का सारा क्यों आपने अगर पानी को दे दिया, तो वो हमें कहां पे दिखेगा, वो हमें दिखेगा कहां, वो हमारे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में दिखेगा। एकदम से सडन जो है जंप देखने को मिलेगा हमारे को, कहां पे, पीजोमीटर में देखने को मिलेगा। कहां पे दिखेगा, पीजोमीटर में। किसके बाद दिखेगा, हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर जो ऑटोमेटिकली था, और फिर जब उसके बाद हमने क्यू लगाया, तो क्यू लगाने के बाद एक हमको राइज देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्यों आया यू आई, बिकॉज ऑफ द क्यू। तो यू आई क्या होगा बेसिकली, यू आई बेसिकली किसके इक्वल होगा, यू आई बराबर होगा क्यू के। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेस जो है वो स्प्रिंग पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, स्प्रिंग पे तो तब आएगा ना जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर एकदम से इस पे क्या लगेगा, हमारा स्ट्रेस लगेगा, और स्प्रिंग क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी पानी सारा स्ट्रेस ले रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। कब, जब हम एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें। क्लियर हो गया, एट टाइम टी 0 पे क्या होगा, ठीक है। अब मान लो कि किसी एट टाइम एनी टाइम, कोई भी टाइम है, ठीक है, वो टाइम 0 पे नहीं है, तो अब मुझे बताओ कि अब क्या होगा बेसिकली। अब या तो ये स्प्रिंग पे भी फोर्स जाएगा, क्या ये पानी पे ही फोर्स रहेगा, अब बेसिकली होगा क्या, ये मुझे बताओ। अब इसमें बेसिकली पता क्या होगा कि अब सरचार्ज तो पहले से वही कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो भी हमारी लग रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, पानी जो है किसी टाइम टी पे क्या होगा, पानी है या पोर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन पोर से, इन छेद से क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे पानी क्या है नीचे नीचे होता जा रहा है, तो मान लो कि अब पानी जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, ठीक है, एट टाइम टी पे इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, या फिर इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो मुझे बताओ क्या स्प्रिंग पे भी कोई फोर्स ट्रांसफर होगा, बताओ। डेफिनेटली स्प्रिंग पे एक फोर्स आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पानी है ना, अब ये क्या हो रहा है, डिसिपेट आउट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। अगर ये बाहर निकल रहा है तो किसी ना किसी को तो क्यों लेना पड़ेगा, तो वो कौन आ जाएगा, उसकी जगह पे स्प्रिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्प्रिंग जो है एट टाइम टी पे कोई ना कोई हमारा क्या ले रहा है, कोई ना कोई हमारा फोर्सेज जो है वो क्यू को ले रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब धीरे धीरे हम बात करेंगे किसकी, अब देखो ये टाइम टी पे हो गया तो स्प्रिंग भी ले रहा है हमारा, पानी भी ले रहा है। क्लियर हो गया। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एट लॉन्ग टाइम, जब बहुत समय हो गया है, तो जब बहुत समय हो चुका है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर भी रहेगा, मतलब ऐसा समझ लो कि अब पानी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत टाइम हो गया है अब उस चीज को, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, 0 की तरफ को टेंड्स करेगा। मतलब कि अब देखो जब ये पानी निकल जाएगा ना बाहर, तो ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्यों आया था, क्योंकि सबसे पहले ये बाहर नहीं निकला था, और ऊपर का जो भी क्यू था वो सारा का सारा पानी में ट्रांसफर हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इस पे क्या है, प्रेशर सेम होता जाएगा और पानी बाहर भी निकलता जाएगा, तो स्प्रिंग के ऊपर भी तो फोर्स आएगा। अभी जो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स आया है, तो ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ये नीचे को डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा डिक्रीज, क्योंकि हमारा पानी जो है वो बाहर भी निकल चुका है, और जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का वो किस में हो रहा है, स्प्रिंग में भी हो रहा है, पानी में भी हो रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत समय बाद जो है, बहुत समय बाद क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 3 चीजें बताई आपको। क्या बोली कि जब मैं बात कर रहा हूं एट टाइम 0 पे, तो उस टाइम पे जो भी हमारा फोर्स था, फोर्स क्या था, दैट इज द के इनटू ये चेंज। हमने ये चीज अभी बताई थी आपको फॉर्मूले में, है कि नहीं, ये वाला। कि देखो स्प्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे कि फोर्स इनटू के इनटू जो भी हमारा चेंज मिलेगा, यानी चेंज इन द सेंस कि आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, सेटलमेंट शो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू के इनटू, अगर मैं एक्स लिखूं, तो एट दी टाइम 0 पे क्या कोई डिस्प्लेसमेंट था स्प्रिंग पे, क्या स्प्रिंग पे कोई डिस्प्लेसमेंट था या कोई चेंजेस आपको देखने को मिले, नहीं देखने को मिले। क्यों नहीं देखने को मिले, क्या ये कंप्रेस होगा, क्या ये ऐसे हो जाएगा एट टाइम 0 पे, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी सारा ले लेगा। तो एट टाइम टी पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है
उस टाइम पे स्प्रिंग का 0 था, तो उस टाइम पे जो यूआई था वो क्या बेसिकली क्यू है। ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी अभी कि यूआई जो है, जब यहाँ पे बात करेंगे तो यूआई किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, जब थोड़ा सा समय बीत जाएगा तो उसके बाद क्या, एट टाइम या फिर एट टी इज इक्वल टू एनी टाइम लिख दो, ठीक है। तो एट एनी टाइम क्या है कि हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं, पानी बाहर भी निकल रहा है, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का क्या काम था, वो दिखाना कि देखो पानी कितना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन अभी तो पानी कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा, धीरे धीरे वो स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये जीरो हो जाएगा, यानी पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी क्या यूआई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, किसमें, हमारा स्प्रिंग में बढ़ रहा है कि नहीं। फोर्स जो है स्प्रिंग में बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में हमें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमें इसमें देखने को मिलेगी। थर्ड ऑफ ऑल क्या है कि एट टी इज इक्वल्स टू लॉन्ग टाइम आपको देखने को मिलेगा जो कि सारा का सारा हमारा पोर वाटर प्रेशर था, अब वो जो है जीरो हो गया। क्या हो गया, वो सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर जीरो हो गया। कौन सी स्टेट है, जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे जीरो हो जाएगा। तो इस टाइम पे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब सारा का सारा स्ट्रेस स्प्रिंग ले लेगी और पानी जो है वो कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहा होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल्स टू यू आई इज इक्वल्स टू जीरो, यू आई टेंड्स टू जीरो। ये तीन आपको चीजें पता लगी। क्या बोला मैंने कि हमने एक मॉडल लिया, उस मॉडल को हमने क्या किया कि उसमें हमने एक सरचार्ज लगा दिया। अब मैंने सरचार्ज लगा दिया, अब इसको सिंपल भाषा में समझो कि मान लो कि कोई भी सॉइल है, इस सॉइल में मैंने कोई स्ट्रेस लगा दिया, तो सबसे पहले स्ट्रेस किसके पास जाएगा, सबसे पहले स्ट्रेस या तो देखो अगर वो बॉडी सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड कंडीशन है ना ये हमारी, तो सबमर्ज्ड कंडीशन में जो भी स्ट्रेस जाएगा वो पानी के ऊपर जाएगा। तो पानी के ऊपर जब भी जाता है ना तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो बिल्टअप होता है। क्लियर हो गया। और समय के साथ ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या है, कम होता रहता है। क्लियर हो गया। वैसे ही मॉडल में बात की हमने, स्प्रिंग एनालॉजी में बात की कि देखो पहले एक्सेस पोर वाटर प्रेशर सारा डेवलप हुआ, फिर समय के साथ साथ वो क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमारे पास ये चीज क्लियर होगी, वही चीज मैंने यहाँ पे बताई, तो कोई टफ चीज नहीं है ना। अब हम बात करें किसकी, जब हम सरचार्ज एकदम से लगा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में सरचार्ज जो है हम जब एकदम से लगा रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, वो पढ़ना है हमें। क्लियर हो गया एकदम से पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि हम किसी बात करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली, तो उस केस की बात करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, सरचार्ज जो है वो क्यों लग रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट लग रहा है, ठीक है, सडनली लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या होगा बताओ, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या होगा बताओ मुझे, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे बताओ, ठीक है। पॉइंट ए पे मुझे बताओ क्या होगा टोटल स्ट्रेस, सॉरी टोटल स्ट्रेस यहाँ पे, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे मुझे बताओ, ठीक है। और पॉइंट बी पे मुझे बताओ। ये दोनों अपनी नोटबुक के लिख के बताओ मुझे कि टोटल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। ये सारी चीजें जो है अपनी नोटबुक में देखो, ठीक है। और फिर मेरे साथ ना देखना कि सही लिखा है कि नहीं, तभी आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं और पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, यही स्टेप होता है कि हम टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, इन दोनों तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए के ऊपर क्या है हमारे पास, जो भी उसके ऊपर होगा वही हमारा टोटल स्ट्रेस होगा। तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा एट पॉइंट ए पे, बताओ पोर वाटर प्रेशर क्या होगा। तो डेफिनेटली पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब हमने बताया था एट टाइम टी पे, क्या बताया था, एट टाइम जीरो पे, उस टाइम पे पोर वाटर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। तो यहां पे पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम पोर वाटर प्रेशर के साथ ही क्या लिखेंगे, प्लस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वहां पे डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है पता लग गया ना, क्यू पड़ा तो क्यू के बराबर ही क्या है, पोर वाटर प्रेशर। तो हम यहाँ पे यूआई को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अब इसको इससे माइनस करना है, टोटल स्ट्रेस से अगर यू को माइनस करना है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यू के। जितना जितना क्यू लगेगा उतना ही एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है यहाँ पे डेवलप होगा। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो क्यू से क्यू माइनस करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि देखो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या है हमारे पास, क्यू, और पोर वाटर प्रेशर क्या है, दैट इज ऑल्सो क्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया। अब एट पॉइंट बी पे देखते हैं, तो बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, एच इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, एच इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो और उसके साथ और क्या है, क्यू भी तो है, तो यहां पे हम क्यू लिखेंगे, तो क्यू प्लस एच इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। समझ में आया, यहां पे हाइट लिखी है मैंने, तो एच इंटू गामा सैचुरेटेड जो है हमारे पास टोटल स्ट्रेस रहेगा। क्लियर हो गया। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, बी पे कोई पोर वाटर प्रेशर रहेगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कोई बी पे रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट बी पे क्या रहेगा, बेसिकली हम बोलेंगे सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास, एच इंटू गामा डब्ल्यू रहेगा। इतना क्लियर हो गया, एच इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। और साथ में क्या है, साथ में क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, मैंने ये चीज आपको पहले बताई थी, अगर हमने किस पे बात की,
लॉन्ग टर्म की यानी बहुत समय तक की बात करेंगे तब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस ध्यान से देखने वाली बात है कि हम सडनली क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या जीरो हो जाएगा? नो, इन दिस केस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो सडनली हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। और सरचार्ज जो है हम अगर जो धीरे धीरे लगाते हैं तो समय के साथ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या डिसिपेट हो जाता, यानी पानी जो है वो बाहर निकल जाता। लेकिन जैसे ही हमने सडनली इस पे वेट लगाया है, सडनली हमने इस पे लोड लगाया है, उसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट नहीं होगा। तो यहां पे भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केस ही क्या है हमारा, सडन का केस है। अगर ये केस किसका होता, ग्रेजुअल का होता, ग्रेजुअली लोडिंग का होता, तो उस केस में यू आई विल ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? और यहां पे हम यू आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्यू 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 से क्यू कट गया, एच एच, तो यहां पे एच गामा समझ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया किस तरह से आया ये चीज, है कि नहीं? क्यू यहां से क्यू है और यहां पे भी क्यू है, तो क्यू क्यू दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि पोर वाटर यहां पे देखो ना, अगर समझ नहीं आ रहा तो देखो ये करो करके दिखाओ, क्यू प्लस एच गामा सेट माइनस क्यू माइनस एच गामा डब्ल्यू, ये कट गया, एच गामा एच कॉमन ले लो, गामा सेट गामा डब्ल्यू क्या होता है, दैट इज गामा समर्ज। तो यही हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, राइट? अब इसका प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि देखो हम बात करें किसकी, सबसे पहले सरचार्ज लग रहा है, तो सरचार्ज क्या है, वो यूनिफॉर्म लगता है थ्रू आउट, तो आपको तो पता है वो चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द डेप्थ। तो यहां पे जो भी हमारा सरचार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू। क्या रहेगा वो, दैट इज इक्वल टू क्यू रहेगा। ठीक है, यहां पे देखोगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा सरचार्ज है क्यू, वो थ्रू आउट इट्स डेप्थ जो है वो सेम रहेगा, थ्रू आउट एच जो है वो सेम रहेगा। क्लियर हो गया इतनी चीज हमारी कि ये देखो थ्रू आउट द डेप्थ क्या है हमारी सेम रहेगी। सेकंड ऑफ ऑल, अब हम जब बात करें किसकी, हम अगर जो टोटल स्ट्रेस की बात करें तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या है, क्यू है। ये क्या लगा है हमारा सरचार्ज, एट पॉइंट ए से लेकर एट पॉइंट बी तक जो है वो क्या है, सेम है। क्लियर हो गया इतनी सी बात। सेकंड ऑफ ऑल, एट पॉइंट ए पे जो हमारा टोटल स्ट्रेस है वो क्या है, दैट इज क्यू, और एट पॉइंट बी पे क्या है, क्यू प्लस एच गामा सेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एट पॉइंट कहां पे, बी पे वो चेंज होएगा, बाकी पॉइंट्स पे क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें बी पॉइंट पे बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहां से बी पॉइंट पे भी एक सरचार्ज बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरचार्ज प्लस एच गामा सेट हो गया। क्लियर हो गया, यहां पे सरचार्ज प्लस एच गामा सेट इस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है, और इसकी स्लोप क्या रहेगी, दैट इज द गामा सेट, इसकी स्लोप रहेगी। क्लियर हो गया। एट पॉइंट पे क्या था हमारे पास, टोटल स्ट्रेस क्यू ही था, टोटल ओवरऑल जो है इसका हमारा वो क्या है, क्यू ही है ना। अगर जब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, तो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं पहले, ये हमारा हो गया इधर से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ए पे तो हमारे पास क्यू ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे आया वो क्या है, दैट इज द एच गामा सेट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये वाला टर्म क्या है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल किसका है, एच गामा सेट का, ये एच है ये एच है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, गामा सेट विल बी द स्लोप। किसके लिए बना रहे हैं हम, टोटल स्ट्रेस के लिए बना रहे हैं। पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रहेगा, और बाकी जो है देखो टॉप पे कितना है, दैट इज ओनली क्यू, तो क्यू रहेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही वाला ट्राइंगल बनाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा वो सेम, क्योंकि देखो टॉप पे क्या है, u1 है, और u1 ui को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू, तो क्यू की तरह सेम रहेगा। लेकिन एट पॉइंट बी पे क्या रहेगा, वो एच गामा डब्ल्यू प्लस यू आई, यानी क्यू तो है ही ऑलरेडी, बचा हुआ क्या है हमारे पास, दैट इज द एच गामा डब्ल्यू। तो यहां पे हम क्या बना सकते हैं, एच गामा डब्ल्यू जो है इसके साथ के लिए बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने पिछले बनाया टोटल स्ट्रेस के लिए बनाया, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, दैट इज द एच गामा डब्ल्यू जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। क्लियर हो गया, इसका क्या रहेगा हमारे पास, गामा डब्ल्यू इसकी स्लोप रहेगी। क्लियर हो गया। अब हमारे को क्या बनाना है, पोर वाटर प्रेशर बन गया, अब इफेक्टिव स्ट्रेस बनाना है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इन दोनों को माइनस करना है, तो क्यू से क्यू तो सारा कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या हमारे पास, इन दोनों को मिला के सिर्फ और सिर्फ एच गामा समर्ज्ड बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एच गामा समर्ज्ड का हम यहाँ पे प्रेशर बना सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एच गामा समर्ज्ड हमारे पास आंसर रहेगा। ये चीज कहां से हमको पता चली, सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ किया, टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने इन सबको ड्रॉ किया, और ये बेसिक सी चीज है। देखो यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल चीज नहीं हो रही है, आप अगर जो सोचो कि यहाँ पे मैथमेटिकल चीज हो रही नहीं हो रही है, जो चीज मैंने पहले बताई है वही चीज यहाँ पे फर्दरमोर मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसमें कोई भी मैंने एडअप नहीं किया, बस एक चीज है कि स्प्रिंग एनालॉजी बेसिकली है क्या। ठीक है, ये किसके लिए था, फॉर द सडन लोडिंग के लिए, किसके लिए था, ये सडन लोडिंग के लिए था। लेकिन अगर केस नंबर बी की मैं बात करूं, यहीं पे बात करते हैं केस नंबर, अगर मैं बी की बात करूं तो केस नंबर बी के लिए क्या होगा, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि व्हेन सरचार्ज, जब सरचार्ज जो है इज एडेड ग्रेजुअली, क्या हो गया, जब वो ग्रेजुअली लग रहा है, तो उस केस में हमें क्या देखना है, सिंपल सी बात है कि पोर वाटर प्रेशर एट द लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है पहले से, ठीक है। अच्छा, यहां से इसी को मैं अगर यहीं पे लिख दूं ये सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करो कि इसको देख लो एक बार, ठीक है, इसको पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज क्या है यहीं पे मैं बनाता हूं, ठीक है, मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा।
तो सरचार्ज तो सेम ही है, सरचार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला पहली वाली चीज तो है बिल्कुल सेम है। टोटल स्ट्रेस भी क्या है, ये भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, देखो टोटल स्ट्रेस भी कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि क्यू भी यहाँ पे वही है जो ऊपर से लग रहा है, यहाँ पे क्या है क्यू इंटू एच गामा सेट, ये दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, हमको पोर वाटर प्रेशर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, जहां पे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो यू आई है, यहाँ पे जो यू आई है वो किसको टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। तो यहाँ पे अगर जो जीरो को टेंस करेगा तो क्यू, अगर जब हम इसका पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस देखें तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू। क्यों होगा क्यू, क्योंकि क्यू से जब माइनस करेंगे जीरो को तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू ही बचेगा। यानी टॉप पे हमारे पास क्या रहेगा, पोर वाटर प्रेशर दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है जीरो, तो टॉप पे क्या रहेगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो रहेगा, क्यू यहां से हट जाएगा। क्लियर, जो क्यू पहले आया था। पॉइंट बी पे देखिए तो यहाँ का जो यू है वो किसको टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। और इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, एच गामा डब्ल्यू तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन पहले क्यू कट रहा था, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, पोर वाटर प्रेशर हमारा जो हमारे पास क्यू था ये पूरा का पूरा क्यू कट गया और सिर्फ एच गामा डब्ल्यू बचेगा। यहाँ पे देखो एच गामा डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एच गामा डब्ल्यू ही बचेगा पोर वाटर प्रेशर में। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, ऐड प्लस क्यू ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल इसके साथ ऐड हो जाएगा, किसका, सरचार्ज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि क्यू भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये किसके लिए, फॉर द सडन लोडिंग। अब सडन जब ग्रेजुअल लोडिंग होगी तो पोर वाटर प्रेशर क्या है, इजीली क्या है, डिसिपेट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि क्यू जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस में क्यू आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। यानी जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पीछे हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस था। पीछे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एच गामा समर्ज था सिर्फ और सिर्फ। अगर जब मैं बात करूं ना इन दोनों की, यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं सडन और ग्रेजुअली की, तो हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज देखने को मिला कि यहां पे तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, इस तरह से आया था हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस आया था, राइट। ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस था जो पहले था, क्या था, गामा समझ, एच गामा समझ था। लेकिन इन द केस ऑफ ग्रेजुअल, एक हमारे को डिस्चार्ज का भी मिला है, दूसरा हमारे पास ये भी मिला है कि नहीं। तो यहां पे सबसे पहले क्या है कि क्यू भी है, क्यू प्लस एच गामा समझ। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यहाँ पे वो बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू इफेक्टिव स्ट्रेस यहां से, सही, सडन और यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेजुअल। तो इफेक्टिव ग्रेजुअल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव सडन। कब, जब हम क्या लगा रहे हैं इसमें, सरचार्ज लगा रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया इतना। अगर किसी को समझ नहीं आया ना, मैं रिकैप देता हूँ, ठीक है, वो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिसको पता नहीं चला ना वो दोबारा से देखो। क्या कि देखो, हम जब बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल में तीन चीजें होती है। क्या होती है, सबसे पहले तो हवा होती है ना, हवा, पानी, और साथ में क्या है हमारे पास, सॉइल के पार्टिकल्स है कि नहीं। सॉइल के पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स है, ये किसके से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारी स्प्रिंग स्केलेटन से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। अब हवा का रोल तो इसमें होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज क्या है, हम सबमर्ज की कंडीशन में देख रहे हैं। जब हम पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन में देखेंगे तो उसके बाद, इसी के बाद ना ये पार्शियल सैचुरेटेड वाला केस आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहली बात हमने दो चीजें की, क्या, सडन लोडिंग और हमने की ग्रेजुअल लोडिंग। हमने सडन लोडिंग में क्या किया, जैसे ही आप क्या कर रहे हो, सडन सरचार्ज लगा रहे हो, तो वाटर के पास तो टाइम ही नहीं है ड्रेन होने का। सो जितना जो हमारे पास ड्रेन ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है इसके पास ड्रेन होने का। सो पोर वाटर प्रेशर इंस्टेंटली क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। तो पोर वाटर प्रेशर क्या इंस्टेंटली बढ़ जाता है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इतनी चीज तो क्लियर होगी कि जो भी हमारा क्या सरचार्ज लगा है वो सारा का सारा क्या है, पानी ने लिया है, और ये पानी ने लिया है, तो यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है इंस्टेंटली क्या है, बढ़ गया। तो इनिशियली जो पूरा का पूरा लोड है वो कौन कर रहा है, बियर, सिर्फ और सिर्फ वाटर बियर कर रहा है ना। और सॉइल स्केलेटन के पास यानी स्प्रिंग के पास कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया इतनी चीज। ये किस में हो रहा है, सडन केस में हो रहा है। और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बेसिकली क्या हो रहा है, कम आता है। क्या होता है, सडन के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा वो कम आ रहा है। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस क्या है हमारा, ग्रेजुअल का केस है। ग्रेजुअल में केस क्या हो रहा है, जब आप लोड ना ग्रेजुअली लगा रहे हो तो वाटर के पास क्या है, टाइम है। अब ये जो टाइम है, ये इसमें क्या होगा, हमारा वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। इसलिए क्या हो रहा है कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो डेवलप ही नहीं होती है कि नहीं, डेवलप ही नहीं होती है। अब ये डेवलप ही नहीं हुआ है, यानी जो भी हमारा पानी है वो डिसिपेट आउट हो रहा है ना, डिसिपेट आउट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या है वहां पे, है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो रहा है। और लोड किसके पास जा रहा है, अब पानी के पास जा रहा है क्या लोड, नहीं, पानी के तो बाहर निकल रहा है। लेकिन लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें हो रहा है, सबसे पहली बात, एक तो सॉइल ये जो हमारा स्प्रिंग स्केलेटन है इसमें हो रहा है ना, इसमें ट्रांसफर हो रहा है। और इस वजह से क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यहाँ पे हमें क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो अब मैंने ये चीज बता दी है, तो अब मुझे बताओ कि भाई जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसमें ज्यादा होगा, सडन में होगा या ग्रेजुअल में होगा, बताओ। डेफिनेटली किसमें होगा, ग्रेजुअल में हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ज्यादा होगा। क्यों होगा इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा, जो लोड हमारा ग्रेजुअली पे लग रहा है तो पानी का डेफिनेटली बाहर हो रहा है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, हो नहीं रहा है ना, क्यों, क्योंकि पानी डिसिपेट हो जा रहा है। तो पूरा का जो पूरा लोड है वो कौन ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ले रहा है, यानी सॉइल स्केलेटन ले रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड स्केलेटन को क्या बोल रहा हूं मैं बेसिकली, स्केलेटन, एक मिनट,
स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन, जो सॉलिड स्केलेटन है उसको मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं स्प्रिंग से डिनोट कर रहा हूँ, और स्प्रिंग को ही क्या मिल रहा है, सारा का सारा लोड मिल रहा है। और यहाँ पे इस केस की वजह से क्या हो रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन सडन की लोडिंग में क्या हो रहा है, पानी ड्रेन हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए जो टेम्पररी प्रेशर बिल्ट हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, वो सारा का सारा लोड ले रहा है, और सॉलिड स्केलेटन के पास कोई भी लोड नहीं आ रहा है, स्प्रिंग, इसी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है हमारे पास कम आएगा। क्लियर हो गया इतनी सी चीज, ये सारा मैंने रिकैप दे दिया, ठीक है। यानी एक लाइन में आप पता क्या समझो, ऐसा बोलो कि जब हम बोल रहे ग्रेजुअली लोडिंग, क्या बोल रहे, ग्रेजुअली लोडिंग की हम जब बात कर रहे हैं, तो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, पानी जो है वो क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक लाइन में समझ आया। सडन लोडिंग के केस में क्या हो रहा है, सडन लोडिंग के केस में क्या हो रहा है कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है, एक्सेस पोर प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। खत्म हो गया। इतना सा ये चीज थी जो कि मैंने आपके लिए ये सब कुछ बताया, ठीक है। अब ये केस कौन सा है, जब हमारा क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड केस है। अब पार्शियली सैचुरेटेड केस में क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड केस में तो हवा भी होगी, तो हवा को भी कंसीडर करो, है कि नहीं, हवा को भी कंसीडर करो। तो यहां पे लिखा है कि देखो, हम जब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को देखते हैं ना, तो जो भी उसमें पार्शियली सैचुरेटेड जोन है उसमें एयर की भी प्रेजेंस रहती है, जो हमारे छेद है उसमें एयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर जो एयर भी प्रेजेंट है तो उस एयर का भी तो प्रेशर होगा, उसको भी कंसीडर करो विद पोर वाटर प्रेशर। यानी पानी के साथ साथ आप सिर्फ पानी का ही मत लो, और आप क्या लो, एयर का भी लो, तो एयर का भी लेना है। पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोर वाटर पोर प्रेशर जो वो होता है डिफिकल्ट। सो यूजुअली जो डेंसिटी इज इग्नोर्ड एंड इफेक्टिव स्ट्रेस टेकन एज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस इन पोर वाटर, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस। क्लियर होगी इतनी चीज जो भी मैंने बोली कि पार्शियली सैचुरेटेड केस में तो हवा भी है। हम जैसे पीछे हमने अब आप पूछोगे सर आपने एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो हमने पीछे वाले किए थे उसमें क्यों नहीं लिया आपने, देखो हमने उसमें इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि वहां पे क्या है कि हमारे को एक और चीज, यहाँ पे नहीं है मैंने लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ था मैंने। एक बात समझो आप, जब हम पार्शियल सैचुरेटेड केस देख रहे हैं तो उसमें हवा भी आती है। तो जो हमारे बिशप और लॉरिमार है ना, उनका जो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वेशन है, उन्होंने क्या एक रिफाइन इक्वेशन दी है। क्या बोला उन्होंने कि जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो इस तरह से होना चाहिए था कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर एयर प्रेशर प्लस ची यू ए प्लस यू डब्ल्यू। बेसिकली यू ए यू डब्ल्यू क्या है, पोर एयर प्रेशर है और पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है। याद नहीं करनी, मैंने बॉक्स में नहीं बनाया तो क्या है, डू नॉट रिमेंबर दिस, ठीक है। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखो ये चीज लिखी जहां पे ची क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फैक्टर बिटवीन 0 to 1। अब इसका क्या मतलब है 0 to 1, जब 0 होगा ना तो पोर्स में ओनली क्या रहेगी, हवा रहेगी, यानी पानी है ही नहीं, यानी कंप्लीटली ड्राई सॉइल्स की बात की जा रही है। 0 से लेकर 1 में पोर्स में क्या है, पानी भी है हवा भी है, तो दोनों है, और पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल है। तो यही वाली तो रेंज यहाँ पे लिखी है ची की, है कि नहीं। दूसरा क्या है कि x इक्वल्स टू 1 जहां पे पानी का कंप्लीटली हमारा भरा हुआ है। क्लियर हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। लेकिन पोर एयर प्रेशर जो है वो बेसिकली क्या है, इन सबको ढूंढना जो है ना वो कंप्लीटली क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट इज वाई हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते, और हम क्या बोलते हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ना वही हमारे क्या है, टोटल स्ट्रेस के बराबर है। क्लियर हो गया, दैट इज वाई हमने बाकी सब चीजों में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना आप एक और चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे दो सॉइल है, अभी हमने एक ही लेयर की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे क्ले है और यहाँ पे क्या है, सैंड है। अब मुझे बताओ कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किस में डेवलप होगा, बताओ, सोच के बताओ किस में होगा डेवलप। डेफिनेटली किस में डेवलप होगा, सैंड में डेवलप नहीं होगा, क्ले में डेवलप होगा। क्यों होगा सैंड में क्यों नहीं होगा, सारा का सारा पानी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बेसिकली आ क्यों रहा है, जब हमारा पानी होगा वॉइड्स में, जब पानी होगा, जब कंप्लीटली वॉइड्स जो है वो पानी के साथ भरे होंगे तभी तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आएगा। क्ले के वॉइड्स में क्या हो रहते हैं, पानी रहता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। इधर तो वॉइड्स में पानी नहीं, इसमें तो हवा भी है। अगर ये पार्शियल सैचुरेटेड का केस है तो इस केस में जो यूआई होगा वो डेवलप ही नहीं होगा और सिर्फ क्ले के केस में डेवलप होगा। क्लियर हो गया आपको किस तरह से, किस में डेवलप होगा, क्ले में डेवलप होगा। क्यों होगा, वॉइड्स में पानी है। पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कब आएगा, जब एक्सेस वाटर होगा तभी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आएगा। क्लियर हो गया इतनी सी बात। दूसरा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, समझ में आया आपको किस तरह से हुआ ये, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने दो कंस्ट्रक्शन ले लिए, फॉर एग्जांपल दो कंस्ट्रक्शन ले लिए, ठीक है। एक जो है फॉर एग्जांपल ये आपका दोस्त है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, और एक हो आप, ठीक है, आप हो बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। आपको बोला कि टेंडर निकाला है, आपको टेंडर निकाला और आपको बोला कि हमने कंस्ट्रक्शन करना है, 4 माले का हमने क्या करना है, घर बनाना है, राइट। और ये जो आपका फास्ट वाला दोस्त है इसने क्या किया कि फटाफट से घर बना दिया, और इसने यहाँ पे घर जो है वो बिल्कुल बना दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप बहुत स्लो, आपने क्या किया, आपने भी घर बनाया, लेकिन आपने जो है 5 साल का क्या किया, गैप दिया, 5 साल में आपने एक घर डेवलप किया। लेकिन जो इसका आपका दोस्त है उसने क्या कर दिया, एक ही साल में डेवलप कर दिया। तो जब इस केस में देखेंगे ना, इस केस में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है डेवलप होगा, लेकिन ग्रेजुअली के केस में क्या होगा कि पानी जो है वो डिसिपेट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो क्या होगा, हमारा यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लेना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस में भी, पोर वाटर प्रेशर में भी और इफेक्टिव स्ट्रेस में भी, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा, कम आएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
क्लियर होगी इतनी सी बात जो भी मैंने बोला, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होगा, अब मैंने बोला था कि शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इफेक्टिव स्ट्रेस के, ये चीज मैंने बोली थी, है ना, tan पाई प्लस सी। अब जब इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ गया है तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, वो बेसिकली क्या है, कम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, हमेशा लॉन्ग टर्म वाला ही मान लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। यानी जो हमारी सॉइल होगी वो ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, है कि नहीं, स्टेबल रहेगी। अच्छा स्टार्टिंग में तो टेम्परेरी हमारे को क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा इस केस में, लेकिन शॉर्ट टर्म लोडिंग में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कम है, जिसकी वजह से क्या है कि फेलियर देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपको, है ना। पार्शियल सैचुरेटेड केस में जो हमारे बिशप ने बताया था कि क्या बताया था कि आपको क्या लेना पड़ेगा, हवा का पोर वाटर प्रेशर भी लेना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हवा का पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो टोटल स्ट्रेस के बराबर होता है, किसमें, पार्शियल सैचुरेटेड केस में। इसीलिए हमने पहले कभी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं लिया। क्लियर हो गया, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कहां डेवलप होगा, है, और इफेक्टिव स्ट्रेस किसमें ज्यादा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, खत्म हो गया, इतनी सी बात है ना। स्प्रिंग एनालॉजी के बारे में पता लग गया, किस तरह से स्प्रिंग एनालॉजी आपको हेल्प करती है समझने के लिए कि भाई सॉइल में बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे, इसको पढ़ते जाओगे, आपको अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखाई है कि देखो एक्स जो ची है वो इस तरह से 0 होगा, या फिर 0 to 1 होगा तो पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल है, और एक्स इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या बोल सकते हो, फुली सैचुरेटेड। एक्स नहीं बेसिकली ची इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, एक लेग जो है वो बड़ी रहती है। क्लियर हो गया इस तरह से जो भी मैंने आपको बताया। ये क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा क्या हो गया, एंड हो चुका है, ठीक है, इट इज द एंड ऑफ अ चैप्टर 3। अब हम किस पे पढ़ेंगे, चैप्टर 3। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, चैप्टर 4 में, ठीक है। तो चैप्टर 3 हमारा क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी चीज है। वैसे बेसिकली मैंने सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया आपको, आप अगर उसे ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसने भी इनको क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया होगा उसके लिए ये काम जो है वो ईजी रहेगा। क्वेश्चन कभी भी आएंगे आपको टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है वो सारा का सारा क्या है, क्वेश्चन की तरह उसको देखना है, ठीक है। और सारा जो है वो कंटिन्यूटी में देखना है, ऐसे नहीं कि आपने चैप्टर 3 बीच में लेक्चर शुरू किया फिर उसके बाद छोड़ दिया फिर दोबारा से लेक्चर, नहीं ऐसा नहीं आपको समझ में आएगा। आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक जो है वो इन कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज जो है अंडरस्टैंड होगी। क्लियर हो गया आपको मैंने जो भी बोला, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसको आप जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दिया आपको। ओके।